गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विनय सिंह है और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एटम और मॉलिक्यूल्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तो किस तरह के लॉस को ये फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एटॉमिक मास किसे कहते हैं, रेफरेंस एटम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है और फार्मूला मेकिंग कैसे की जाती है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको फार्मूले को बनाना भी सिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल सेशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को ये ज़रूर आना भी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलो आइए स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास टॉपिक। देखो जी, एटॉमिक मास जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो आपकी एटम होगी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट एक तरह से एटम है, तो उसका एटॉमिक मास कितना ज़्यादा है कितना कम होगा इसको इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है तो उसका मास भी बिल्कुल छोटा ही होगा। तो एटम के मास को कैसे चेक किया जाए, कैसे इसको फाइंड किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो शुरुआत में क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि एटम के मास को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए कन्वीनियंट ये रहा कि इसको कंपैरिजन करके निकाला जाए कि एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कंपैरिजन करके फाइंड आउट किया जाए। तो अब कंपैरिजन अगर किया जाए तो किसके साथ किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं तो इनको कंपेयर करने के लिए छोटा ही सब्सटेंस चाहिए। तो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए जो एक रेफरेंस एटम लिया गया वो लिया गया हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन था वो एक रेफरेंस एटम था। क्या था? रेफरेंस एटम था। और इस एटम से कंपेयर करके और एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड किया गया। तो जब हम कंपेयर करके किसी के मास को फाइंड आउट करते हैं और एलिमेंट के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और जब रिलेट करके जिस यूनिट पे इसको मेजर किया जाता है एटॉमिक मास को, उसको एटॉमिक मास स्केल कहा जाता है। तो सबसे पहले जो एक रेफरेंस एटम लिया गया, यानी कि एक ऐसा एटम जिससे कंपेयर करके हम और एलिमेंट्स के एटम का मास फाइंड आउट कर सके, वो क्या था? वो था हाइड्रोजन। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोजन को ही क्यों ऑप्ट किया गया? हाइड्रोजन के अलावा भी तो और सारे एलिमेंट थे, तो हाइड्रोजन को क्यों यूज किया गया वहां पे? तो बेटा, हाइड्रोजन जो होता है सबसे लाइटर एटम था। लाइटर एटम का मतलब है कि इसका जो वेट था वो और एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम था। 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम का जो वेट था, यानी कि जो मास था, एटॉमिक मास था, वो 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स था, यानी कि ये सबसे लाइटर था। तो इसको बेस मानना सही था, क्योंकि इसको बेस मान के हम और एलिमेंट के मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो दूसरा एलिमेंट का एटम होगा वो हाइड्रोजन के एलिमेंट से कितना भारी है या कितना हल्का है। तो इस रेफरेंस से ये पता लगाने के लिए इसको मेन माना गया। और इसको लेने का तरीका ये था, मतलब मेन कारण ये था क्योंकि सबसे लाइटर एटम था, इसलिए इसको रेफरेंस एटम के रूप में इसको लिया गया। पर देखा गया लेटर ऑन कि इसको लेने से जब और एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया तो उनका जो मास था वो फ्रैक्शनल आ रहा था। फ्रैक्शन का मतलब है उनका जो एटम का जो एटॉमिक मास था वो पॉइंट में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था। तो ये फिर सही नहीं रहा और ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, ये वाला रेफरेंस एटम नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा रेफरेंस एटम होना चाहिए। तो यहां पे रेफरेंस को चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई कि रेफरेंस चेंज होना चाहिए। तो रेफरेंस जब चेंज किया गया तो अब क्वेश्चन उठा गया कि रेफरेंस अगर हम चेंज करते हैं तो किसको फिर मेन माना जाए। सबसे कम जो लाइटर जो एटम था वो हाइड्रोजन ही था,
तो हाइड्रोजन को 1u एज्यूम करके कंपैरिजन किया गया। तो सोचा गया बाद में कि किसको मेन माना जाए, तो फिर बाद में ऑक्सीजन को रेफरेंस एटम लिया गया, रेफरेंस एटम लिया गया। और रेफरेंस एटम को लेने का रीजन ये था सबसे फर्स्ट कि जो ऑक्सीजन था वो और एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन हो रहा था, या ज्यादातर एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन हो रहा था ये, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया। और दूसरा कि जब ऑक्सीजन से कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, तो फ्रैक्शनल ना आकर होल नंबर आ रहा था। जैसे कि जब हाइड्रोजन से हमने कंपेयर करके और एलिमेंट्स के जब मासेस निकाले तो वो फ्रैक्शनल आ रहे थे, इसलिए फिर हमने उसको नहीं लिया। बाद में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से जब कंपेयर करके निकाला तो उसमें होल नंबर आ रहा था एटॉमिक मास, जो कि बिल्कुल सही था और ज्यादातर एलिमेंट के साथ ये इजीली कंबाइन भी हो रहा था। तो इसको लेने का ये एक कारण था। पर प्रॉब्लम तो तब खड़ी हुई जब बाद में पता चला कि जो ऑक्सीजन था ये मिक्सचर ऑफ एटम था, और इनका जो एटम का जो वेट था यानी कि जो मास था वो भी स्लाइटली डिफरेंट था, यानी कि अलग अलग मास के उसके अंदर एटम प्रेजेंट थे। तो इसलिए हाइड्रोजन के बाद जो ऑक्सीजन हमने लिया था इसको भी चेंज करना जरूरी हो गया, यानी कि रेफरेंस एटम अब हमें कोई और लेना था, क्योंकि इनसे फ्रैक्शन आ रहे थे, इनसे होल तो आ रहे थे, पर इनका जो अंदर एटम थे वो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के थे। तो 1961 में IUPAC ने रिकमेंड किया, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इन्होंने रिकमेंड किया कि कार्बन 12 के आइसोटॉप को एक रेफरेंस एटम माना जाए और उससे कंपेयर करके दूसरे एटम के एलिमेंट्स का या एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाए। तो उन्होंने जो बेस मानने को कहा, उन्होंने कार्बन 12 को कहा। कार्बन 12 आइसोटॉप्स यानी कि इसका जो मास होता है वो 12 होता है, इसका मास 1u होता है और ऑक्सीजन का 16u एटॉमिक मास होता है। तो उन्होंने कार्बन 12 को कहा। अब देखिए जी, कार्बन 12 के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं C12, C13 और C14, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 पर इनके मास डिफरेंट डिफरेंट। आइसोटॉप इसको ही बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं पर एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो जो IUPAC ने कहा, उन्होंने कहा कि जब हमें एटॉमिक मास निकालना है दूसरों का तो हमें इसको बेस एटम कंसीडर करना है, यानी कि इसके मास को मेन लेना है और इससे कंपेयर करके और एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर 13 को क्यों नहीं लिया, 14 को क्यों नहीं लिया? तो देखिए जी, ये ज्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट थे और ये दोनों कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट थे। और इसको ना लेने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एक हाईली रेडियो एक्टिव था। हाईली रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसके अंदर ज्यादा एनर्जी थी और ये स्टेबल नहीं रह सकता था, इसलिए कार्बन 12 आइसोटॉप्स जो था उसको मेन माना। देखिए जी, जो ये कार्बन है, कार्बन के अंदर अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो 6 ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं और इनका मास होता है 12। ठीक है, तो फाइनली कार्बन 12 को बेस या रेफरेंस एटम मान के हमने और एलिमेंट के जो एटम थे उनका हमने एटॉमिक मास निकाला। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास, कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो रिलेटिव मास होता है। जिसकी मान लो मैंने हीलियम लिया, हीलियम का जो मास होता है वो 4u होता है, हीलियम का मास 4u होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो हीलियम का मास है वो निकाला गया है कंपेयर करके किससे, कार्बन 12 के आइसोटॉप से, यानी कि इसके मास को कार्बन 12 के आइसोटॉप के मास से कंपेयर करके निकाला गया है, इसलिए इस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है जी, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। इसको मैं और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए,
कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स टेकन एज 12 यूनिट का क्या मतलब है यहां पे, वो देखिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 6 होते हैं। और अगर मैं एक कार्बन को 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक कार्बन को 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो वो 1 पार्ट होगा, देखिए जी, मैंने क्या करा, यहां पे कार्बन ले लिया और इस कार्बन को मैंने 12 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, सी सी तो इसका जो एक पार्ट होगा वो आपका 1 AMU होगा। आप सर सोच रहे होंगे कि सर ये AMU क्या लिख दिया आपने। देखो जी, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या, देखिए जी, 1 AMU इक्वल्स टू होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1 AMU एक कार्बन का 12th पार्ट है। सही है ना जी, 12th पार्ट है इसका अगर हम कंपेयर करें तो। अब AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि आप जब फ्रूट खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, तो आप क्या करते हो कि आपने जी 5 kg फ्रूट ले लिए या 3 kg आपने वेजिटेबल ले लिए, आपने 2 मीटर का कोई कपड़ा ले लिया। तो लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए आप जब यूनिट लगाते हो वो मीटर या केजी या सेंटीमीटर जो भी आप लगाते हो, क्योंकि जो एटम है, एटॉमिक साइज जो है इनका काफ़ी ज़्यादा कम होता है या मासेस भी इनका काफ़ी कम होता है, तो इसके लिए जो यूनिट है वो AMU यूज़ की जाती है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और अब जो जर्नली अब जो लेटेस्ट इसकी जगह पे अब हम यूज़ करने लग गए हैं यूनिट इसकी, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। अब देखिए 1 kg की अगर मैं बात करूं तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 AMU में कितने ग्राम्स होते होंगे। तो बेटा याद रखना 1 AMU का मतलब है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। कई जगह पे यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। तो 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं। जिस तरह से केजी, मीटर ये लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यानी कि एटॉमिक मासेस के लिए हम AMU या उसकी जगह पे U को यूज करते हैं। अब देखो, अगर किसी का वेट मान लो सोडियम है, सोडियम, अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो इसका मास होता है 23U। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा सोडियम का जो मास है इसको रिलेट करके निकाला गया है कार्बन 12 से, कार्बन 12 आइसोटॉप से, यानी कि इसको रिलेट करके निकाला गया कार्बन 12 आइसोटॉप से और उसको 12 यूनिट टेक किया गया है, यानी कि लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा देखो कि जो सोडियम होगा, सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ C12 isotopes with mass number 12। यानी कि जो सोडियम है 23 गुना ज्यादा भारी है किससे, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12 से। ठीक है, यानी कि कार्बन 12 का जो आइसोटॉप्स है अगर मैं उसको 1/12 से डिवाइड कर दूं तो उससे 23 गुना ज्यादा ये भारी है। अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1U है। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो 1 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, यानी कि उससे इतना भारी है। तो यानी कि इससे हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट का जो एटम होगा वो कार्बन से कितना भारी, या कार्बन जो 12 आइसोटॉप्स है उसके 1/12 से कितना भारी है, कितना हल्का है। तो इससे पता चलता है कि कंपेयर करके निकाला जाता है, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। क्लियर एवरीवन। इसके अंदर लास्ट एक चीज और देख लीजिए, जिसकी मान लो ये एक एटम है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन में प्लस साइन, न्यूट्रॉन में कोई साइन नहीं। और इसके बगल में जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव साइन होता है।
और ये तीनों किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि तभी वो स्टेबल रहेगा। अगर किसी के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कम ज्यादा होने पर वो स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने प्रोटॉन हो एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहां पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके एटम्स दिए हुए हैं, तो आप लोगों को इनके एटॉमिक मास को आपको याद करना है। और ये C12 जो कार्बन का 12 आइसोटॉप्स है उससे कंपेयर करके इनके मासेस को निकाला गया है। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे हम मॉलिक्यूलर मास बनाना सीखेंगे या मास फाइंड आउट करना सीखेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग सीखेंगे, तो उसके लिए आपको इसको लर्न करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ 25 आपके एलिमेंट्स लिए हुए हैं, एटम लिए हुए हैं उनके, तो मैं आपको इनका एटॉमिक मास बता रहा हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, हीलियम का 4, लिथियम की बात करूं 7, बोरोन की 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन, अब देखो फ्लोरीन जो होता है वो 19 होता है। नियॉन की बात करूं 20, यानी कि एटॉमिक मास इनका 20 होगा। सोडियम 23, मैग्नीशियम की बात करूं दैट इज 24, एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम होता है आपका 27, ठीक है जी। फास्फोरस की बात करूं तो होता है 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है। ऑर्गन की बात करूं तो ऑर्गन का होता है 40, कैल्शियम की बात करूं दैट इज 39, आई मीन पोटेशियम का 39, कैल्शियम की बात करूं तो ये भी 40 होता है आपका। आयरन का होता है 56, कॉपर का होता है 63.5, जिंक का 65, जिंक के बाद अगला आता है सिल्वर का होता है 108, प्लेटिनियम का होता है 195, गोल्ड का होता है 197, और जो लेड का होता है, लेड का जो वेट होगा यानी कि जो एटॉमिक मास होगा लेड का, उसका होता है 207। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग से यहां पे लिख दिया है। अब देखिए क्योंकि एटॉमिक मास है, सबसे पहले इसकी जगह पे AMU यूज किया जाता था, पर इसको हटा के अब खाली U यूज किया जाता है। इसका मतलब है यूनिफाइड मास। तो 1U, 4U, 7U, 11U, 12U, 14U, 16U, 19U, 20U, 23, 24, 27, 31, 32, 35.5, 40U, 39U, 40U, 56U, 63.5, 65, 108U, 195U, 197U एंड 207U। यानी कि इन सबके जो एटॉमिक मास हैं ये कंपेयर करके निकाले गए हैं कार्बन 12 आइसोटॉप्स, जिसको 12 यूनिट लिया गया है, और इसलिए इनको एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक बार जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास होता है। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि सबसे लाइटर एक तरह से वो एटम था, उसका भार सबसे कम था। कितना था? 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अब उसको लिया गया, जब उससे कंपेयर करके निकाला गया दूसरे एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास, तो देखा गया जो उनका एटॉमिक मास आ रहा था वो फ्रैक्शनल आ रहा था, यानी कि डेसिमल में आ रहा था। तो ऐसा लगा कि नहीं, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए। तो देखा गया कि अगला रेफरेंस किसको लिया जाए, क्योंकि देखो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए इसको जो हम निकालेंगे वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो हाइड्रोजन के बाद जो अगला आया, यानी कि जो हमने नेक्स्ट रेफरेंस एटम लिया वो हमने लिया ऑक्सीजन जिसका मास होता है 16, और उससे कंपेयर करके एलिमेंट्स के जो एटम थे उसका एटॉमिक मास निकाला गया, और
ऑक्सीजन को क्यों चूज किया गया? क्योंकि सबके साथ वो इजीली कंबाइन होके एलिमेंट्स बना रहे थे या फॉर्म कर रहे थे, इजीली वो किसी के साथ कंबाइन हो रहे थे। और दूसरा, जब उससे रिलेट करके दूसरे एटॉमिक मास निकाले गए तो ऐसा देखा गया कि जो रिजल्टिंग एटॉमिक मास था उनका, उनको निकालने से जो निकल रहा था एटॉमिक मास कंपेयर करने से, वो होल नंबर निकल रहा था। पर लेटर ऑल एक प्रॉब्लम आई और उसमें देखा गया कि भाई जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन था वो मिक्सचर ऑफ एटम्स था, और एटम जो उसके अंदर प्रेजेंट थे ऑलरेडी, उनके अलग अलग मासेस थे। तो ये भी जो रेफरेंस एटम हमने लिया वो मतलब सही साबित नहीं हुआ। और उसके बाद 1961 में IUPAC ने कहा, रिकमेंड किया कि आप लोगों को जो एक स्टैंडर्ड एटम मानना है या रेफरेंस एटम मानना है जिससे आप कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट के एटम का मास निकालोगे, वो आपको C12 आइसोटॉप लेना है कार्बन का। अब कार्बन C12 को क्यों लिया गया? कार्बन 14 भी था वहां पे, 13 भी था। तो 14 जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव था, तो काफ़ी एनर्जी होती है तो स्टेबल नहीं रह पाता, तो उसको वहां से हटा दिया गया। तो फिर कार्बन 12 को लिया गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 6 उसके अंदर होते हैं, तो उसको मेन किया गया और उसको बेस मान के और एलिमेंट्स के जो एटम थे उसको निकाला गया। मैंने आपको बताया भी था। अब देखो, जिसकी मान लो इसमें मैं ऑर्गन की बात करूं, 40U लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन है वो 40 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, यानी कि ये जो आर्गन होगा वो 40 टाइम्स हैवियर होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12th आइसोटॉप्स। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स, की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, 2 और मोर देन 2 एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं किसी अट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से, तो उसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे और वो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे और वो उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी उसको भी शो करेंगे। पर इसके अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लो 2 सेम एलिमेंट है। मान लो मैंने यहां से हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट था सपोज, और यहां पे भी एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया। तो इस हाइड्रोजन का एक एटम और इस हाइड्रोजन का एक एटम मैंने लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जब कभी भी 2 सेम एलिमेंट के एटम, जब 2 सेम एलिमेंट के एटम 1, 2 या 3 से ज्यादा एटम जब मिलते हैं आपस में, तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट होंगे दोनों के दोनों वो सेम होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट सेम होंगे। जैसे देखो, हाइड्रोजन था यहाँ पे, इसमें से एक हाइड्रोजन आया, इसमें से एक हाइड्रोजन आया, H2 बना, तो दोनों में सेम एलिमेंट थे, उसके एटम्स आपस में मिलकर कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें इसके अलावा भी और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि मान लो कार्बन के 2 एटम आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, सल्फर के 8 एटम आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेम एलिमेंट के एटम आपस में ज्वाइन होते हैं। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे उसके एटम, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो कंबाइन होंगे और मिलके वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जिसकी मान लो अगर मैं इसके अंदर नोबल गैसेस की बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि जो नियॉन है वो एक नोबल गैस है। ठीक है, नियॉन Ne। आर्गन की बात करूं यानी कि Ar, ये भी एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस आप बोल सकते हो। ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये अपने जैसे और एलिमेंट के एटम के साथ मिलके नहीं रहते, ये सिंगल रहते हैं। तो इसलिए इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि एक एटम के साथ यहां पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर मान लो मैं बात करूं, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया,
तो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट था, उसमें से एक हाइड्रोजन का एटम लिया, दूसरे एलिमेंट में से भी हाइड्रोजन का एक एलिमेंट लिया H2, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम से आपको समझाऊं तो जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, और एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट क्या है H, और ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे एक है, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन का, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, आपने सुना होगा बेटा ओजोन गैस के बारे में। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक और ले सकते हो आप, क्लोरीन भी ले सकते हो, क्लोरीन भी इसी तरह से कंबाइंड होती है। आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन गैस क्या होती है, जो आपको अल्ट्रावायलेट रे से आपको बचाती है। अब ओजोन का जो जनरली फॉर्मूला है वो है O3। इसका मतलब जो ओजोन जो लेयर है वो कैसे फॉर्म होती है, तीन जो O हैं वो आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये आपका जो होगा ये आपका मॉलिक्यूल्स कहलाएगा ओजोन का। ठीक है जी, ओजोन का मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और देखो यहां पे तीन जो O है यानी कि ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन हो रही है, इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, फास्फोरस को P4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पे। इसका मतलब क्या है कि चार जो फास्फोरस हैं P, ठीक है, सपोज इस तरह से ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, तब फास्फोरस बन रहे हैं। तो यहां पे चार फास्फोरस मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे चार फास्फोरस मिल रहे हैं आपस में। और याद रखना बेटा कि अगर मोर देन 4 एटम आपस में कंबाइंड होंगे सेम एलिमेंट के, तो उसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पॉली एटॉमिक। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे कि मान लो अगर मैं उसकी बात करूं सल्फर की, तो सल्फर जो होता है वो 8 सल्फर के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं यहां पे। ठीक है, मतलब सल्फर के एलिमेंट्स होंगे, एक एक एटम उसके अंदर आके कनेक्ट होगा, तो 8 जब एटम कनेक्ट होंगे आपस में तो सल्फर बनाएंगे वो। क्लियर। तो इसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। और इसके अंदर एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, इसके अंदर टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, देखो एटॉमिसिटी का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसके अंदर। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा बताओ बेटा नियॉन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर नियॉन क्या है, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। मैंने तुमसे पूछा कि बेटा बताओ हाइड्रोजन क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर 2 एटम मिल रहे हैं एक ही एलिमेंट के। ओजोन क्या है, ओजोन है ट्राई एटॉमिक, क्योंकि ओजोन में यहां पे 3 ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है, तो यहां पे 1 मॉलिक्यूल बन रहा है ओजोन लेयर का, तो इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है 4, क्योंकि इसके अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स मिल रहे हैं आपस में, इसलिए इसको टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और अगर किसी के अंदर 4 या 4 से ज्यादा एटम होंगे तो उसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है। क्लियर एवरीवन। और एटॉमिसिटी क्या बताई मैंने, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड बोल सकते हो, कितने प्रेजेंट है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब इसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड आता है। देखो जैसे कि इसके अंदर जो एलिमेंट मिल रहे थे वो देखो एक ही जो एटम मिल रहे थे वो एक ही एलिमेंट के मिल रहे थे। देखो जैसे कि यहाँ पे
हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाया, क्लोरीन ने मिलकर क्लोरीन बनाया Cl2, ऐसे नाइट्रोजन हो सकता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिल रहे थे, तो एक ही एलिमेंट से मिक्स होके या कनेक्ट होके कंबाइन होके ये आपस में मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे थे। बट इसमें डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, मान लो कार्बन ले लिया एक मैंने, CO कार्बन, और एक ले लिया ऑक्सीजन, तो C और यहाँ पे O। अब देखो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है दोनों के दोनों, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं वो, यानी कि ये कंपाउंड तो है पर ये मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब देखो क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो दो कंपाउंड या दो आप बोल सकते हो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, दो एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन? सेकंड देखिए, अगर मैं बात करूं सपोज, इसके अलावा मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको दिखा सकता हूं, जिसके मान लो HCl है, ठीक है, तो देखो यहां पे HCl एक हाइड्रोजन का एलिमेंट था, एलिमेंट का एटम था, और एक क्लोरीन का एटम था। अब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम यहां पे कंबाइन हुए हैं, तो इसलिए भी ये जो होगा वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि दो अलग अलग एटम यहां पे कंबाइंड हो रहे हैं। और इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हो, हाइड्रोजन, और ये हो गया क्लोराइड। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, सपोज मैंने ले लिया H2O, आपको पता है कि ये कंपाउंड है, तो अब डिफरेंट एलिमेंट है इसके अंदर H और O, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, मान लो ये O है, यहां पे मैंने H ड्रॉ किया, यानी कि एक O के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट है यहां पे। तो देखो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट का एक एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम दिए हुए हैं यहाँ पे दो, तो ये आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो इसके अंदर आपस में 3 एटम कनेक्टेड है, इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप CO2 ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने C लिया और ऑक्सीजन को 2 कनेक्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका, क्योंकि इसके अंदर भी 3 एटम मिल रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। और थर्ड देखिए, जिसकी मान लो मैंने ले लिया NH3। NH3 जो होता है बेसिकली फॉर्मूला होता है अमोनिया। अब इसमें क्या है, मान लो एक N है और इसके साथ 3 H कंबाइंड हो रखे हैं, ठीक है। पर क्या नंबर ऑफ एटम बता सकते हो कितने एटम है इसके अंदर? जी इसके अंदर एटम है टोटल 4, 1 2 3 4, तो 4 एटम जिसके अंदर कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। क्लियर एवरीवन? तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये एक ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो सेम एलिमेंट के साथ मिलकर कंबाइन होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटम मिलकर कंबाइन हुआ, H2 फॉर्म किया, तो इसलिए डायटोमिक। यहाँ पे एक था खाली, इसलिए मोनोटोमिक कहलाएगा ये। यहाँ पे O3 था, यानी कि 3 ऑक्सीजन मिली, यहाँ पे एक ही एलिमेंट थे, इसलिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। फॉस्फोरस P4 की बात करें तो 4 फॉस्फोरस आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कंबाइन हो रखे हैं, तो ये टेट्राटॉमिक होगा क्योंकि 4 हैं इसके अंदर। 4 से ज़्यादा एटम अगर कंबाइन होते तो उसको पॉली एटॉमिक बोलते। और एटॉमिसिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि एटॉमिसिटी का मतलब है कि कितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं इसके अंदर। जैसे देखो C और O कंबाइंड हुआ डिफरेंट एलिमेंट से, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हुआ। और क्योंकि 2 एटम थे इसके अंदर इसलिए डायटोमिक हो गया ये। HCl में भी देखो 2 हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ये। H2O में 3 एटम मिल रहे हैं आपस में, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। NH4 अमोनिया में 4, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन के और 1
नाइट्रोजन का। तो ये अमोनिया जो था ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं।